Hello everyone, welcome to another episode of Happier Hour. Today we have with us Dr. Ruksheda Saida. She is the president of Bombay Psychiatric Society. She is born and brought up in Mumbai. She is in psychiatry field for last 24 years. She has her private practice in Lokhandwala. Welcome to the show, doctor. Thank you. So, doctor, today, we are going to discuss about bipolar disorder. And, मैं आपसे जानना चाहूँगी exactly होता क्या है bipolar disorder? Thank you so much for the question, and I really apologize for my voice today, but work must go on. Bipolar mood disorder जो होता है वो एक psychiatric condition है. Psychiatric condition मतलब medical condition है. तो ये एक बीमारी है. इसे हम कैटेगराइज करते हैं सीरियस क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में, जैसे हम कॉमन मेंटल इलनेसेस कहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह. बट बाइपोलर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा उससे सीरियस है. तो जब जिस तरह जैसे नाम सजेस्ट करता है बाइपोलर, तो हम यूजुअली देखते हैं कि ये जो साइकाइट्रिक इलनेस है ब्रेन को असर करता है, बॉडी को असर करता है इस तरीके से कि उसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो या तो हमें एपिसोड्स होंगे जिसमें हम बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिप्रेशन एज एन इलनेस, या नहीं तो हमें कोई एपिसोड्स होंगे जिसमें हम या तो मीनिया में या तो हाइपोमीनिया में चले जाएंगे. डिप्रेशन तो ज़्यादातर लोगों को पता रहता है कि क्या है, जैसे हमें उदासी फील हो सकती है, हमारा एवरीडे फंक्शनिंग जो है कि उठना बैठना चलना सोना खाना पीना उस पर फ़र्क पड़ जाता है, हमें कुछ करने का दिल नहीं करता, हम कुछ नहीं कर पाते हैं. मीनिया जो है वो हो सकता है कि उसमें आपको जो भी सारे जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट होके आते हैं. हम बहुत खुश हो सकते हैं, हम बहुत गुस्सा हो सकते हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ अचीव कर पाएंगे, या हम सबसे बड़े हैं, या हमें सब कुछ आता है. तो ये जो एग्जैजरेटेड इमोशंस होते हैं और ये जो मूड स्विंग्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं बाइपोलर. तो इसका रीज़न क्या है कि मतलब अ पर्सन इज़ एक्चुअली इन टू एक्सट्रीम्स इन अ वे कि एक जगह तो उनको बिल्कुल ही डिप्रेशन हो रखा है और दूसरी जगह मतलब दे आर ओवर रिलेटेड, हर इमोशन एक्सट्रीम है एकदम. तो ये ऐसे नहीं होता है कि मैं सुबह डिप्रेस्ड हूँ और शाम में मुझे मीनिया में चली गई हूँ, मैं इस तरह नहीं होता है. होता है कि कुछ दिन या कुछ हफ्ते शायद मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाऊँ, सुसाइड अटेम्प्ट के हद तक, और कुछ महीने और कुछ हफ्ते ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे मुझे मीनिया ज़्यादा हो सकता है, जहाँ मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ या हाई हूँ. तो ये जब हो जाता है तो ये अक्सर हम देखते हैं या तो डिप्रेशन होगा तो मीनिया होगा, और कभी कभार मिक्स्ड एपिसोड होगा जहाँ पे हम उदास भी हैं, चिड़चिड़े भी हैं, बट हम अपने आप को बहुत ज़्यादा हमारी जो लाइफ के जो पैटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा उछल कर भी कर रहे हैं. तो ये एक दिन में नहीं होता है, ये हफ्ते और दिनों में होता है. और जिस तरह दूसरी बीमारियां होती हैं धीरे धीरे बढ़ती हैं, और उसी तरह ये भी जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं. तो ये कौन सी उम्र से हो सकता है किसी को? जैसे सारे दूसरे साइकाइट्रिक इलनेसेस हैं, और हम देखते हैं टीनेजर्स, 20 ईयर्स, अर्ली 20s में हमें इनके सारे लक्षण दिख जाते हैं. उसी तरह बाइपोलर भी ऐसा है. वी विल फर्स्ट स्टार्ट नोटिसिंग दीज सिम्टम्स इन अर्ली टीनेज और लेट टीनेज, लाइक अराउंड 15, 16, 17. And we know that 75% of all psychiatric illnesses will show themselves, will be diagnosable by age 25, because these illnesses are neurodevelopmental in nature. So most commonly we will see at least 1 or 2 episodes before the age of 25. But of course there are also cases that, like I said, 25% of cases where the onset might be later in life. और इसका रीज़न क्या है, क्यों होता है ये लोगों में? इज़ इट जेनेटिक या फिर और भी रीजंस हो सकते हैं किसी को बाइपोलर होने के? जस्ट लाइक ऑल अदर साइकाइट्रिक इलनेसेस, जैसे मैंने कहा, मेडिकल कंडीशन है. अब मेडिकल कंडीशन है जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, जाहिर सी बात है जेनेटिक कंडीशंस हैं, चाहे वो इनहेरिटेड जेनेटिक्स हैं या चाहे हमारे वो खुद के जेनेटिक्स हैं. और कभी कभार ये भी हो जाता है कि देयर इज़ मे बी अ स्ट्रेस विच हैज़ ट्रिगर्ड इट. चाहे वो इंटरनल स्ट्रेस है, मैं बीमार हो गई, मुझे दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, टीबी, टाइफाइड जो भी हो गया, या एक्सटर्नल स्ट्रेस जो मेरी लाइफ में चल रहा है, स्कूल, कॉलेज, घर वगैरह वगैरह. तो वो स्ट्रेस से ट्रिगर हो सकती हैं ये बीमारियाँ, मगर बिना कोई ट्रिगर के भी बाइपोलर के जो एपिसोड्स हैं वो अपने आप आ सकते हैं.
तो जेनेटिक तो डेफिनेटली है, जैसे सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं वैसे बाइपोलर भी जेनेटिक इन कंडीशन है। जो होता जो है वो है कि हाँ, हमारी जो ब्रेन फंक्शनिंग है, जैसे जो केमिस्ट्री है हमारी ब्रेन की, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसमें उतार चढ़ाव हो जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे ब्रेन की, जैसे न्यूरॉन्स एक दूसरे से मैसेजेस भेजते हैं, उसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो और का वो जो स्ट्रक्चर होता है जो हमारा ब्रेन का, उसमें भी हम बदलाव देखते हैं एमआरआई वगैरह में जब हम देखते हैं। तो वो हमें पता चलता है कि ये बीमारी में ब्रेन में इस किस्म की चेंजेस आए हैं जिस वजह से हमें ये सिम्टम्स हैं। एंड यूजुअली इज इट लाइक जो पेशेंट है वही आपके पास आते हैं या फैमिली वाले लेकर आते हैं कि देयर समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन और काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे हैं? कभी तो एकदम ऐसे कि बेड में से उठ नहीं रहे हैं, कभी ऐसा कि एकदम ही हाइपर सब कुछ करना है। सो मतलब इज इट द फैमिली हु यूजुअली गेट्स द पेशेंट और द पेशेंट देमसेल्व्स रियलाइज कि देयर समथिंग रियली रॉन्ग? तो अब मैं तो ऑलमोस्ट 25 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मैंने ये बहुत प्लेजेंटली हमने देखा है कि हमारी इतने कोशिशों के बाद लोगों को भी खुद अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है। तो पहले जब हमारे पास केसेस आते थे शायद 2-4 साल 10 साल के बाद, अभी वो कुछ दिनों में आ जाते हैं। सो दैट इज़ डेफिनेटली आई एम गोना स्टार्ट विद द पॉजिटिव नोट। अक्सर फैमिली वालों को पहले नज़र आता है ये चेंजेस और पेशेंट को बाद में नज़र आता है, मगर काफ़ी मरतबा पेशेंट दमसेल्व्स ऑल्सो फील, स्पेशली इफ़ दे आर इन डिप्रेशन, तो उन्हें पता चलता है कि कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग महसूस हो रहा है। So depending on the phase that you're in, whether it's depression or mania, it's pretty possible that either you may seek help or people around you may notice that something's off and then advise you to go see a doctor. एंड मतलब जैसे जब उनकी फैमिली वाले फॉर एग्जांपल उनको लेकर आ रहे हैं तो, और आपने जैसे पहले कहा कि ऐसा नहीं है कि एक दिन में सुबह डिप्रेस्ड हो रहे हैं, शाम को ऐसे हो रहे हैं, इट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ दिन हो सकता है डिप्रेशन हो रहा है, कुछ दिन मेनियक एपिसोड्स हो रहे हैं, तो घर वाले मतलब उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं, देन दे आर लाइक दिस लाइक रियली समथिंग रॉन्ग। ये रीज़न, मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर किसी के घर में है तो उनको कैसे पता चले कि हाँ इस बंदे को शायद बाइपोलर हो सकता है, हमें शायद साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए एंड एक बार इनका इवैल्यूएशन कराना चाहिए। तो जाहिर सी बात है हर घर में तो कोई साइकाइट्रिस्ट है नहीं, राइट? तो एज अ जनरल पॉपुलेशन हमें मेंटल हेल्थ लिटरेसी होनी चाहिए। तो मेंटल हेल्थ लिटरेसी का एक हिस्सा है कि हम नॉर्मल मेंटल हेल्थ को कैसे समझते हैं और अगर उसमें बदलाव आए तो हम कैसे परखें। तो जो हम रेड फ्लैग्स बोलेंगे, तो हमारा जो पैटर्न है, जैसे हम इंसान है, हमारा पैटर्न है, हम इतने बजे जागते हैं, इतने बजे खाते हैं, इतना काम करते हैं, इतने लोगों से बातें करते हैं। तो ये जब पैटर्न में हम तब्दीलियाँ देखेंगे, चेंजेस देखेंगे, और वो देख रहे हैं कि वो 2-3 हफ्ते हो गए और वो चेंजेस हैं, वो ऐसा नहीं कि चलो हम वेकेशन पे थे, एक हफ्ता छुट्टी कर ली तो सब हमारे पैटर्न्स बदल गए, फिर हम नॉर्मल हो गए, ऐसा नहीं है। वो देख रहे हैं कि 2-3 हफ्ते लगातार वो चेंज जो हो गए हैं वो वापस ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि शायद कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो पैटर्न्स हैं उनको हम आसान अगर हमें याद रखना है तो हम उनको डिवाइड कर देते हैं। फिज़िकल सिम्टम्स होंगे, जैसे या तो मैं बहुत सोऊंगी या तो कम सोऊंगी, बहुत खाऊंगी वरना कम खाऊंगी, वज़न बढ़ जाएगा वरना कम हो जाएगा। दूसरी सारी चीज़ें अगर स्पेशली डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ें रहती हैं, सर दर्द, पेट दर्द, ये वो माइग्रेन ट्रिगर हो रहे हैं, ये सारी तब्दीली होती हैं, फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं। जो साइकोलॉजिकल साइकाइट्रिक सिम्टम्स होते हैं उसमें मूड होता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। अब मैं ठीक हूँ, बस अचानक से चिढ़ गई, या उदास ही रहती हूँ, या बस कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, और या मुझे एंजाइटी ज़्यादा हो रही है, घबराहट ज़्यादा हो रही है, या मुझे बिना बात के रोना आ रहा है। तो अगर ये हम मूड सिम्टम्स देखते हैं, फिर हम थॉट सिम्टम्स देखते हैं कि मुझे अजीबोगरीब ख्याल आते हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, या तुम मेरे ख़िलाफ़ हो, या मैं तो सबसे अच्छी हूँ, या तो तुमको तो मुझे भगवान समझना चाहिए। तो ये थॉट सिम्टम्स होते हैं। तो जब हम ऐसे देखेंगे फिज़िकल सिम्टम्स, मूड सिम्टम्स, थॉट सिम्टम्स, तो हमें वो आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। वरना जब हम लोगों से पूछते हैं कि क्या हो गया, कुछ अजीब हो गए, सिर्फ वो ये बोल देते हैं। तो अगर हमें, जाहिर सी बात है हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं आजकल, हमको इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा आजकल, तो हम इस तरह से उनको देख सकते हैं। मूड भी ख़राब है,
सोच ख्याल में भी तो कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो शायद हो सकता है कि कोई बीमारी है। हम हमेशा ये कहते हैं शायद हो सकता है कुछ बीमारी है, बिकॉज आई ऑलवेज टेल पीपल if you say something it's labeling, but if I say something that's diagnosis, and we definitely don't want to label people. Makes sense. And you know, जैसे काफ़ी लोग मतलब अल्कोहल यूज़ इज़ वेरी कॉमन दीज डेज, ड्रग यूज़ भी है, तो हाउ डज ऑल दीज अडिक्टिव सब्सटेंसेस इम्पैक्ट पीपल विद बाइपोलर मूड डिसऑर्डर? So that's a very good question. For the simple reason, a lot of the times we do see these things parallelly. जिन लोगों को बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होता है, उन्हें अदर एडिक्शंस, चाहे वो सब्सटेंस हो गया, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़, ज़्यादा हम वीड, ज़्यादा जॉइंट्स पी रहे हैं या कोकेन कर रहे हैं वगैरह, साथ साथ में बिहेवियर एडिक्शंस, हम ज़्यादा पॉर्न देख रहे हैं, कि हम ज़्यादा गैम्बलिंग कर रहे हैं, शेयर मार्केट में हम ज़्यादा उछल पुछल कर रहे हैं। तो बाइपोलर में ये सारा एडिक्शन का जो बिहेवियर है वो अक्सर हम देखते हैं। अब ये हो जाता है कि पहले क्या हुआ, ये पहले ज़्यादा शुरू हुआ इस वजह से बाइपोलर ट्रिगर हुआ, या एक दूसरे का वो हिस्सा है। तो अक्सर हम देखते हैं कि वो एक दूसरे का हिस्सा रहता है। तो जब हम देखने लगते हैं कि वो सिगरेट ज़्यादा पी रहे हैं या चाय कॉफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो दोस्त कुड बी द फर्स्ट फ्यू सिम्टम्स के अच्छा कोई एक अभी मूड एपिसोड होने वाला है। मोस्ट लाइकली मेनिया। जब हम देखते हैं कि ज़्यादा एक्सेसिव अगर हम शराब पी रहे हैं या दूसरे ड्रग्स ले रहे हैं, उससे डेफिनेटली बाइपोलर का एपिसोड ट्रिगर हो सकता है। तो ये दिस इज़ अ टू वे हाईवे, ये करने से ये बढ़ेगा और ये होने से वो बढ़ेगा। तो इसीलिए हमेशा हमें ना, चाहे हमें स्पेशली हमारे यंग बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, एक तो कोई सब्सटेंस यूज़ करो मत। अगर सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रिएशनल यूज़, एंड फिर भी अगर तुम्हें रिक्रिएशनल यूज़ भी रास नहीं आ रहा है, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम इट, बिकॉज दैट इज़ सच अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग योर रिस्क ऑफ हैविंग एनी साइकाइट्रिक इलनेस इंक्लूडिंग बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। आप ना जब बात कर रहे थे अभी, आपने एक बात बोली कि एपिसोड ऑफ बाइपोलर होने के चांसेस हैं, तो इसका मतलब क्या ये है क्या कि जैसे एक टाइम पे डिप्रेशन है, फिर काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं है, नॉर्मल है, फिर एकदम से मैनियक एपिसोड है या वापस डिप्रेशन है, फिर काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं है? क्योंकि अभी तक मेरे को लगा था ये बीच में नॉर्मल वाला फेज़ आता ही नहीं है, इट्स रियली अबाउट डिप्रेशन या फिर मैनियक एपिसोड, फिर डिप्रेशन, फिर मैनिक, बट इज़ इट लाइक बीच में नॉर्मल फेज़ भी आ सकता है? एक्सेलेंट क्वेश्चन अगेन, फॉर द सिंपल रीज़न, इस वजह से भी ना बहुत मरतबा डायग्नोसिस में डिले हो जाता है, क्योंकि बिटवीन अ डिप्रेशन एपिसोड एंड बिटवीन अ मेनिया एपिसोड या बिटवीन टू डिप्रेशन एपिसोड्स कभी कभार सालों साल बीत जाते हैं। अ पर्सन कैन बी एब्सोल्युटली नॉर्मल फंक्शनिंग। तो जस्ट बिकॉज वो एपिसोड नहीं हो रहे हैं, इस वजह से वो डायग्नोसिस भी नहीं हो पाते हैं कभी कभार। मगर हम ये भी देखते हैं कि कुछ केसेस में एक साल में 2 या 3 एपिसोड्स भी हो सकते हैं डिप्रेशन, मेनिया या मिक्स्ड वाले। तो वो जाहिर सी बात है, ज़्यादा हमें उनकी ज़्यादा फ़िक्र रहती है, क्योंकि मतलब हमारी ज़्यादा रैपिड साइक्लिंग हो रही है। मगर इट्स वेरी पॉसिबल फॉर मी टू बी 100% ओके बिटवीन 2 एपिसोड्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बाइपोलर नहीं है, मुझे बाइपोलर एज अ सिंड्रोम है, बट करंटली मुझे कोई एपिसोड नहीं है। तो बहुत मरतबा ऐसे होता है कि महीनों या साल भी बीत जाते हैं बिटवीन 2 एपिसोड्स, विच इज़ समथिंग दैट वी ऑफ कोर्स we want a longer period of time of your life where you don't have an episode of either depression, mania or mixed. And in terms of अगर मैं ये कहूँ कि मेल्स में या फीमेल्स में किस कैटेगरी में ये ज़्यादा होता है, या फिर फॉर एग्जांपल बड़ों में या बच्चों में किस में ये ज़्यादा होता है, तो आप क्या बताएंगे इस बारे में? So again, जैसे I'll go with the age first. जैसे मैंने कहा कि ये बीमारी शुरू ही होती है टीनेजर्स में, जहाँ पे हमें दिखने लग जाती है, राइट? So clearly 75% of people who have, let's say, a psychiatric illness will get diagnosed by age 25. तो हम काफ़ी यंग लोगों में ये डायग्नोसिस देख सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि when they become older तो ये बीमारी चली जाएगी, because it is a chronic syndrome. It's a chronic condition. अगर मुझे बाइपोलर है तो मुझे बाइपोलर है, जिस तरह अगर मुझे डायबिटीज़ है तो मुझे डायबिटीज़ है।
चाहे मुझे बाइपोलर की दवाई लेने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत है या नहीं है, मगर मुझे अगर वो इलनेस है तो मुझे वो इलनेस है। तो उसी तरह से इवन इफ़ आई गेट डायग्नोस्ड अर्ली इन माई लाइफ, मगर आई एम गोइंग टू हैव दैट डायग्नोसिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, जस्ट लाइक डायबिटीज़, जस्ट लाइक hypertension, blood pressure, just like thyroid dysfunction. As far as older people are concerned, of course हम उनमें भी ये बीमारी देखते हैं, and either that was previously dormant और नहीं हुई थी उन्हें, और अब उन्हें episodes हो रहे हैं. As far as men versus women are concerned, we do see more men getting diagnosed with bipolar, but that's also possibly because women usually get diagnosed with depression. And they might not get diagnosed with bipolar, तो थोड़ा misdiagnosis भी हो सकता है. और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि ज़्यादा अगर if a man has a problem, they will reach a specialist. If a woman has a problem, they might generally go to a general physician or a family doctor first. So वो differences हम देखते हैं. But yes, जैसे depression, anxiety बीमारियाँ होती हैं, those are more common in women, and the serious psychiatric conditions we see a little bit more in men. तो जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो यूजुअली आपका डायग्नोसिस का प्रोटोकॉल क्या होता है? जब भी कोई पेशेंट आता है तो अगर स्पेशली इफ देर ओवर 18, तो हम एक तो उनका पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे क्या करने से ठीक होता है, क्या करने से ठीक नहीं होता है, वगैरह वगैरह. कौन सी पहले दवाई खाई, नहीं दवाई खाई, सिगरेट कितना पीते हैं, शराब पीते हैं, दूसरी कोई सब्सटेंस लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री क्या है. तो हम पेशेंट से सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं. साथ साथ हम पेशेंट के साथ अगर कोई उनके फैमिली मेम्बर्स हैं और वो हमें अलाउ करते हैं कि फैमिली मेम्बर से भी बात की जाए, तो हम फैमिली मेम्बर से भी सब सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है पेशेंट का जो खुद का नरेशन रहता है दोस कुड बी अ लिटिल डिफरेंट, एंड जो फैमिली ऑब्जर्वेशन रहता है दोस कुड बी डिफरेंट. सो द पेशेंट कुड फील नो माई मूड इज़ फाइन, बट द फैमिली मेम्बर कैन टेल अस कि नहीं आजकल ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, या वो ज़्यादा चुपचाप रहते हैं ज़्यादा. So we do take history from the patient as well as the objective data from the relative. That is one aspect of it. The second is a physical examination. कि बाबा pulse, BP, temperature, history, कि physically person is fine. We also do blood tests कि चलो बाकी अगर कोई दूसरी बीमारियां हैं साथ में, thyroid dysfunction हो गया, कि कुछ और हो गया, that's also something that's going to contribute to the illnesses. इन सम केसेस हम MRI या PET CT स्कैन भी बोल सकते हैं अगर हमें लगता है कि कोई डायग्नोसिस में मदद मिलेगी, या वी आर ऑल्सो सस्पेक्टिंग कि हमें रूल आउट कर देना है कि कुछ और नहीं है, हम सिर्फ साइकाइट्रिक इलनेस है थैंकफुली. तो ये सारी चीज़ें हम होंगी जब हम कोई पेशेंट आएगा तो हम उनके साथ करेंगे. अब जाहिर सी बात है अगर हम जनरल OPD में हैं या गवर्नमेंट OPD में हैं तो हम सबके लिए MRI PET CT स्कैन हम नहीं कर पाते हैं, ना कि हम सबके लिए उतने सारे ब्लड टेस्ट भी कर पाते हैं. बट आइडियली दैट इज़ व्हाट वी वुड बी डूइंग. तो ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी माइट ऑल्सो डू सम साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो या तो रेटिंग स्केल्स हो सकती हैं या तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकते हैं. वो हमेशा ज़रूरी नहीं होते हैं, मगर अक्सर हमारे काम में हमारा फ़ायदा कर देते हैं, क्योंकि देन वी कैन ऑल्सो शो द पेशेंट एंड द रिलेटिव कि देखिए आपने ये सिम्टम्स बताए हैं और ये सिम्टम्स के हिसाब से ये क्राइटेरिया मैच होता है, और इस बेसिस पे हम आपसे कह रहे हैं कि ये आपका डायग्नोसिस है. सो डायग्नोसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, क्योंकि जब तक इंसान को पता नहीं है कि उन्हें है क्या, तो हम उन्हें कैसे समझाएंगे कि किस तरह से हम इलाज करना है, राइट. सो डायग्नोसिस इज़ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान. कभी कभार ये हो सकता है कि हमें सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है, या अगर कोई यंग है जो 14, 15, 16 साल के हैं, तो वी माइट नॉट डायग्नोस इन द फर्स्ट सेटिंग, बिकॉज वी विल से वी विल वेट एंड वॉच. क्योंकि जब यंग लोग होते हैं उनके सिम्टम्स ज़्यादा जल्दी बदलते हैं, तो दे कैन कम टू अस विद डिप्रेशन, बट दे माइट एंड अप एज स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर और समथिंग एल्स एंटायरली. तो हमेशा ये नहीं रहता है कि आप आएंगे और 5 मिनट में हम आपका डायग्नोसिस कर देंगे. हम इतना ईजीली या कैरलेसली नहीं ट्रीट करते हैं. We use a diagnosis very very judiciously, and we take our own proper methodology follow करके ही आपको एक diagnosis मिलता है. एंड जैसे क्योंकि इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स मेजर डिप्रेशन से या फिर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से भी मैच होते हैं, तो हाउ डू यू पिन पॉइंट कि हाँ बाइपोलर ही है, इट्स नॉट समथिंग एल्स? So in fact actually one of my last patients last evening also had that.
So she was like, oh, I think I have bipolar. So we were sitting down and discussing. And I was like, yes, you have these symptoms, but they're also more common in borderline personality disorder. And the reason I don't think you have bipolar and I think you have borderline personality disorder is this. जैसे हमें पता है कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो डिप्रेशन अलग है और बाइपोलर मूड डिसऑर्डर अलग हो जाता है. हम डायग्नोसिस भी हम स्पेसिफिकली इसीलिए हम एक्यूरेटली कंक्लूड करना चाहते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट प्लान उस पर फ़र्क पड़ता है, बट उससे ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है एक इंसान पर. अगर किसी को डिप्रेशन होता है दे आर अ लिटिल ईजी, दे लाइक अच्छा ठीक है चलो डिप्रेशन है. मगर जब हम किसी को कहते हैं आपको बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है, उन्हें भी पता है थोड़ी ज़्यादा गंभीर परिस्थिति है. तो वो वी डोंट वांट देम टू गेट अननेसेसरीली डिस्ट्रेस्ड कि देखो क्या हो गया और देखो अभी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और हम तो अभी ऐसे ही हैं करके. सो डेफिनेटली वो जो डायग्नोसिस में बदलाव हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि ये भी है या ये भी है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स. हमारा ना रेंज होता है. हम खट करके स्किज़ोफ्रेनिया या खट करके बाइपोलर नहीं हो सकते हैं. अगर मुझे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है, मुझे एंजाइटी पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं, मुझे फोबियाज़ भी हो सकते हैं और मेरी कोई पर्सनालिटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं. द सेम वे अगर मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है तो मुझे डिप्रेशन के सिम्टम्स भी कुछ हो सकते हैं. सो देयर इज़ ओवरलैप. तो इसीलिए व्हेन यू गो टू साइकाइट्रिस्ट दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी पेडेंटिक एंड पर्टिकुलर अबाउट इट कि नहीं तुम्हें स्ट्रिक्टली ये है या तुम्हें स्ट्रिक्टली वो है. एंड वी विल नोटिस कि हाँ आपको मेजरली आपका ये प्रॉब्लम है, बट आपको ये दूसरे सिम्टम्स भी हैं विच वी विल कीप एन आई ऑन. तो दैट इज़ समथिंग दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू गो टू द राइट psychiatrist and a right specialist who can actually tell you and guide you better instead of saying ये भी है ये भी है ये भी है, because then we are making that person feel overwhelmed कि oh my god मुझे इतनी सारी बीमारियां हैं. जबकि it could be that okay this is part of this syndrome and ये syndrome में ये symptoms भी हो सकते हैं. and आपने कहा राइट साइकेट्रिस्ट के पास या राइट प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, तो इज़ इट लाइक साइकेट्री में भी देर आर डिफरेंट टाइप or different verticals and then you need to choose accordingly? So yes, like for me example, I work primarily with emerging adults, young adults and women and families. Emerging adults matlab teenagers and all of that. I don't work with very little children. Of course every psychiatrist will also do general psychiatry क्योंकि हमारे पास इतने कम साइकाइट्रिस्ट हैं इंडिया में कि हमें सब साइकाइट्रिस्ट को सब कुछ करना पड़ता है. मगर मेरा स्पेशलाइजेशन उन चीज़ों में है. और बहुत मर्तबा हो जाता है कि women who are pregnant maybe and they need psychiatric care, not every psychiatrist is going to be able to do perinatal psychiatry. So that's something that may be very important. हमारे पास geriatric psychiatry है as a specialization, जो older adults जो रहते हैं उनमें जो problems हो सकती हैं, चाहे depression है, dementia है या other problems हैं, वो ज़्यादा स्पेसिफिकली काम करते हैं. वी डेफिनेटली हैव चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्रिस्ट जो बच्चों के साथ ज़्यादा काम करते हैं. बच्चों में बहुत सारे न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं. वी ऑल्सो हैव एडिक्शन स्पेशलिस्ट जो जैसे मैंने कहा या तो सब्सटेंस एडिक्शन या तो बिहेवियर एडिक्शन. सो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे सुपर स्पेशलाइजेशंस हैं. ऑफकोर्स नॉट एवरीबडी हैज़ अ डिग्री इन दैट जस्ट बिकॉज हमारे पास उतनी डिग्रियाँ वो अभी तक वो कोर्सेज आए नहीं हैं. But a lot of the times that happens. A lot of psychiatrists are also psychotherapists like me. I'm trained in psychotherapy as well. Majority of psychiatrists will only practice psychiatry and not practice psychotherapy. वो अपने ऊपर भी उनके ऊपर भी डिपेंड है और उनके स्पेशलाइजेशन पर भी डिपेंडेंट है. So naturally, having said that, when I also say the right psychiatrist is somebody that you're comfortable with. Like I always say, a gynec and a psychiatrist is somebody that you have to have chemistry with. तो मैं हर किसी गायनक के पास नहीं जा सकती ना, तो मैं हर किसी साइकाइट्रिस्ट के पास भी नहीं जा सकती. सो दैट इज़ साइकाइट्रिस्ट अच्छे होंगे, आप एज अ पेशेंट भी अच्छे होंगे. अगर आपका वो 36 का आंकड़ा है तो आप नहीं उनके साथ काम कर पाएंगे. सो यू वांट टू बी एबल टू स्पीक टू अ साइकाइट्रिस्ट दैट यू फील दैट यू आर नॉट हाइडिंग फ्रॉम. यू आर टेलिंग ऑल ऑफ योर सिम्टम्स, यू आर रिपोर्टिंग व्हाट ऑल यू आर सपोज टू बी रिपोर्टिंग. अगर वो आपको लगता है वो ओपननेस नहीं है, वो कोई बैरियर है, आपको कोई झिझक लग रही है कि आप कैसे बताएंगे, आपको शर्मिंदगी हो रही है कि आप ये क्यों कैसे बताएंगे वगैरह, तो आप या तो उनसे बोलिए कि देखिए मुझे ये झिझक हो रही है एंड मे बी द साइकाइट्रिस्ट कैन हेल्प यू ओवरकम योर बैरियर्स एंड योर डिफ़िकल्टीज, या यू चेंज अ साइकाइट्रिस्ट.
नॉट बिकॉज द साइकाइट्रिस्ट इज़ रॉन्ग और नॉट इक्विप टू हैंडल इट, बट आप नहीं बात कर पा रहे हैं उनसे। तो अगर आपके पास वो ऑप्शन है तो आप प्लीज़ गो अहेड इट, because the doctor will be the first person to say that please go to somebody that you know that you're going to get the proper treatment from, not because I'm not capable of doing it. और अक्सर जैसे बड़े शहरों में होता है, बॉम्बे हो गया, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, इवन पुणे हो गया फॉर दैट मैटर, अगर कोई पूछता है कि अरे पुणे में कौन साइकाइट्रिस्ट है, सारे साइकाइट्रिस्ट पहले पूछेंगे पुणे में किस एरिया में जाना है, बिकॉज सो दैट ऐसा भी ना हो कि बाबा डॉक्टर इतने दूर हैं इस वजह से वो फॉलोअप के लिए नहीं जा रहे हैं कि कौन जाएगा उतना दूर। सो इवन अ सिंपल स्मॉल लिटिल थिंग इज समथिंग दैट वी टेक नोटिस ऑफ। तो नेचुरली फाइंडिंग द राइट साइकाइट्रिस्ट फॉर यू इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज साइकाइट्रिस्ट में बी फाइन बट आपको झिझक हो रही है। लाइक अ लॉट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, अगर एक फीमेल साइकाइट्रिस्ट है तो स्पेशली जो मेल साइकाइट्रिस्ट हैं वो अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बोलने से झिझकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, थोड़ी पर्दादारी रहती है, जेंडर डिफरेंसेस रहते हैं। बट समटाइम्स अ मैन विल फाइंड इट मोर ईजी टू टॉक टू अ वुमन साइकाइट्रिस्ट दैन अ मेल साइकाइट्रिस्ट। सो दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम विच यू कैन सिट डाउन एंड यूजुअली द प्रोफेशनल विल काइंड ऑफ गाइड यू and help you overcome it. Otherwise, you can also bring it up, of course. Interesting. And in terms of the treatment for bipolar, तो उसमें क्या क्या रहता है? जैसे आपने डायग्नोसिस किया एंड देन उसका आपका ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस रहता है? So जैसे हमने डायग्नोसिस किया उसके बाद जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है साइको एजुकेशन का, कि हम पेशेंट को, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को या इमीडिएट जो उनके आसपास रहते हैं उन्हें हम इस बारे में बताएं कि ये क्या बीमारी है, कैसे होती है, क्या नहीं होती है। फॉर द सिंपल रीज़न, जब तक ये सारे, अगर मिस इन्फॉर्मेशन उन पर कोई है किसी को, बिकॉज देयर सो मच ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट साइकाइट्री, देयर सो मच ऑफ फियर अबाउट एनीथिंग साइकाइट्री, कि उसकी वजह से वो ट्रीटमेंट में बाधा आएगी। इसीलिए द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज साइको एजुकेशन। देन वी सिट डाउन एंड प्लान अ ट्रीटमेंट प्लान। मोस्ट साइकाइट्रिक इलनेसेस का जो ट्रीटमेंट प्लान रहता है 3 हिस्सों में बढ़ता है: मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, थेरेपी। नाउ मेडिकेशंस आर समथिंग ऑफ कोर्स द साइकाइट्रिस्ट विल डिसाइड कि आपको किस किस्म की दवाइयाँ चाहिए और कितने वक्त के लिए दवाइयाँ चाहिए। सारी दवाइयाँ हमेशा नहीं चलती हैं, कुछ दवाइयाँ कुछ समय के लिए रहेंगी, कुछ दवाइयाँ कुछ ज़्यादा समय के लिए रहेंगी। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डिस्कस विद योर डॉक्टर, एंड प्लीज़ आस्क योर डॉक्टर कि ये दवाई क्यों है और ये दवाई क्यों है, एंड द डॉक्टर विल टेल यू कि यू हैव दीज सिम्टम्स इसलिए ये दवाई दे रहे हैं, आपको ये सिम्टम्स है इसलिए ये दवाई दे रहे हैं। द अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, क्योंकि वैसे ही हमारी सबकी लाइफस्टाइल झंडो रखी है, नहीं तो हम अच्छे से नहीं, ना हम सही सोते हैं, ना सही खाते हैं, ना सही एक्सरसाइज करते हैं। बट अगर कोई बीमार है, चाहे अगर सपोज़ अगर मुझे एक हार्ट अटैक हो गया है अभी और मैं कहूँगी मैं फिर भी रातों में जागूंगी, कम सोऊंगी, अच्छे से खाऊंगी नहीं, तो चलेगा क्या? मेरा तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलेगा गेट आउट, बराबर है ना? Exactly. उसी तरह साइकाइट्रिक इलनेसेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, स्पेशली इन बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, क्योंकि उससे हमें सिम्टम्स के बारे में भी जल्दी पता चलेगा। अगर इफ़ आई यूजली स्लीप फॉर 7 आवर्स एंड नाउ आई स्लीप फॉर 10 आवर्स, तो मेरे घर वालों को भी पता है कि अरे मे बी डिप्रेशन एपिसोड हो रहा है। या नहीं तो आई यूजली स्लीप फॉर 7 आवर्स बट अब मैं सिर्फ 4 घंटे सो रही हूँ, तो मुझे भी रियलाइज़ हो सकता है कि अरे क्या मुझे मेनिया हो रहा है। तो ये सारी सिम्टम्स इंपॉर्टेंट हैं, एंड इसकी वजह से अगर हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो शायद तो उससे हमारा, जाहिर सी बात है, हेल्थ में रिकवरी होने में आसानी होगी। द थर्ड मेन एस्पेक्ट ऑफ स्पेशली पर्टिकुलरली इन बाइपोलर मूड डिसऑर्डर इज़ मेंटेनिंग द सर्केडियन रिदम, जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आ जाएगा, बट मेंटेनिंग अ सोशल रिदम, कि हम एक दिन में कितना काम करते हैं, कितनी बातें करते हैं, किस तरह से बातें करते हैं। Of course, there are more elements in it. So maintaining that social rhythm is also something that is very important, and that can be very beneficial. And combined with medications, then your outcome is better. आपका prognosis अच्छा हो जाता है और आपको ये बीमारी से ज़्यादा जल्दी से आपको निजात मिल सकती है, आपको आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। So usually it's always a package deal. जैसे अगर हम अपने दिल का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमको अपने दिमाग का ख्याल रखना है। दवाई भी लेनी है, जिस्म का, बॉडी का ख्याल रखना है, एंड एट द सेम टाइम हैव पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग थॉट्स। And is it like, if
a person with bipolar disorder does all three of them, तो they can be completely out of it, या फिर अभी भी हो सकता है कि एक बार तो लगा कि आउट हो गए हैं इससे, बट वापस थोड़े टाइम बाद हो जाए उनको? तो अगर मुझे आज डॉक्टर ने कहा कि तुमको दिल की बीमारी है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मुझे रोज़ हार्ट अटैक हो रहा है। करेक्ट। तो मुझे दिल की बीमारी है, आज अटैक हो गया, अगला अटैक शायद कुछ सालों में हो या शायद कभी ना हो। उसी तरह बाइपोलर है कि मुझे बाइपोलर है, आज मुझे ये अटैक आ गया, उसका मैंने इलाज करवा लिया, उसके बाद दूसरा अटैक होगा, कब होगा, किस तरह होगा, वो तो ना डॉक्टर प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। मगर अगर मैंने अपनी लाइफस्टाइल मैनेज नहीं करी और अगर मैं ज़्यादा हाई रिस्क बिहेवियर वैसे ही कर रही हूँ कि हम सब्सटेंस भी ले रहे हैं, हम जाग भी रहे हैं, स्ट्रेस भी ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिस तरह मुझे हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसी तरह मुझे बाइपोलर के एपिसोड होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। कभी कभार हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी हार्ट अटैक हो जाता है। उसी तरह कभी कभार हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, मगर फिर भी एक या तो डिप्रेशन या मेनिया का एपिसोड हो सकता है। सो थेरेपी में क्या क्या करते हैं आप लोग फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर? राइट। सो साइकोथेरेपी जो है ना, वो एक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट मोडालिटी है। काउंसलिंग बहुत अलग हो जाती है। काउंसलिंग इज़ जस्ट मे बी you and I sitting together and maybe sharing and discussing certain things and maybe like figuring out कि okay, how do we help you out with this and how do we help you out with that. जब हम साइकोथेरेपी की बात करते हैं तो साइकोथेरेपी इज़ वेरी एविडेंस बेस्ड. So in psychotherapy, of course, depending on what phase the person is going through, what are the current challenges of that person in their lives right now, उसके डिपेंडेंट हम थेरेपी कर सकते हैं. अगर द पर्सन इज़ इन बिटवीन एपिसोड, हम नॉर्मल हमारी लाइफ चल रही है, तो वी कैन डू अ लॉट ऑफ CBT बेस्ड अप्रोच कि अच्छा, how do you manage your work, how do you know interact with people in the house, how do you interact people at work, and so that you are trying to take care of your mental health and at the same time perform well in your everyday life. If you have a manic episode, तो उस दौरान थेरेपी का बहुत ज़्यादा contribution नहीं हो पाता है, because that time the requirement is medications which is going to bring down the symptoms. Of course, if you're going through a depressive episode, during that time also we do a lot of psychotherapy where we do sit and talk to people and give them more coping mechanisms कि अगर ऐसा फील हो रहा है तो ये कर लो, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो ये मत करो, वो करो. ओवरऑल मगर what we also try, and like I said previously, कि हम social rhythm हम manage करते हैं. We help them and encourage them how to maintain that. Whether sometimes we'll also ask them to do journaling so that we see that the use of alcohol or substance is at a minimum, because sometimes in some cases even a single use of single party, and that might trigger some symptoms depending on the person. Of course there are other aspects as well कि what are your other gateways कि अगर आप पॉर्न देख रहे हैं तो उसके साथ आप स्मोकअप कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको ये ट्रिगर हो गया. सो टू इवन आइडेंटिफाई दीज काइंड ऑफ ट्रिगर्स, दीज काइंड ऑफ गेटवेज, that's what therapy will help you with, and that's how you can use therapy to help yourself and have a better quality of life. So what I understand is therapy से actually you are able to understand your triggers and also कहीं ना कहीं आपको tools मिल रहे हैं कि अगर कुछ हो तो आपको कैसे क्या करना है. बट इज़ इट लाइक थेरेपी अगर करते रहें और ये सब चीज़ें करते रहे तो एक्चुअली ब्रेन में यू सी डिफरेंसेस, कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंसेस आने लगते हैं विद टाइम? So that's the reason I said evidence-based therapy. हर counselor या हर quote unquote healer is not a therapist, and not every therapist is also doing evidence-based therapy. So you have to be particular about, अगर आप थेरेपी के लिए जा रहे हैं तो आप पूछिए कि आप किस किस्म की थेरेपी कर रहे हैं, what is the method that you're using, ताकि you can also make an informed decision. Now the reason we say evidence-based therapy is because the way therapy works, evidence-based way, is that अगर हम एक pattern of thought, pattern of emotions, pattern of behavior बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो जो ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं उसमें वो जो हम दवाइयों से और लाइफस्टाइल से मैनेज करना चाह रहे हैं एंड नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं,
therapy will also help with that. So we definitely see a change with evidence-based therapy and not with just therapy is not about अरे ये शर्ट मत पहनो वो टी शर्ट पहनो अरे इसको डिवोर्स कर दो अच्छा उससे शादी कर लो. Therapy is not me telling you what to do. Therapy is me helping you figure things out and helping you learn coping skills and encouraging you to practice those coping skills. हम थेरेपी में कहते हैं practice makes permanent and that's why evidence-based therapy is beneficial. सो जैसे अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, इज़ इट लाइक देयर इज़ अ टीम ऑफ ऑल दी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है कि साइकेट्रिस्ट भी है, साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी हैं. सो इज़ इट लाइक देयर इज़ अ रेंज ऑफ ऑल दी प्रोफेशनल्स अवेलेबल देयर? डिपेंड्स ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं हमारे कंट्री में. हमारे पास पब्लिक सेक्टर है एंड प्राइवेट सेक्टर है. पब्लिक सेक्टर पे स्पेशली लाइक प्लेसेस लाइक मुंबई वे वेरी थैंकफुली well equipped to handle psychiatry issues. Every major hospital, every small hospital has a psychiatry department where if nothing else you'll get a psychiatrist. You might not get a psychiatric nursing staff or a psychiatric social worker, but you'll at least have a psychiatrist. Now, जो public sector hospitals हैं वहाँ पे departments में psychologists भी available होते हैं but therapists available नहीं होते हैं. So that's not really very possible. Now, in a private setup, of course, depending on where you are and which place you're at, आपके psychiatrist के साथ psychologist and psychotherapist मौजूद हो सकते हैं. And sometimes, and of course, whenever there is somebody, we prefer that they do a team approach. तो अगर आपका psychiatrist यहाँ है और therapist वहाँ है, that is also fine. If they are also talking to each other, not that they will share personal information or too much of details, but they will know कि अच्छा this is what we are doing. So the team approach is very very important and beneficial. क्योंकि otherwise नहीं तो क्या हो सकता है कि if there is a disconnect कि हम थेरेपी में कुछ करना चाह रहे हैं बट हम मेडिकेशंस हम कुछ और दे रहे हैं, बिकम्स डिफ़िकल्ट. अगर समटाइम्स हो सकता है कि कुछ दवाइयों से ज़्यादा नींद आ रही है, राइट, और थेरेपिस्ट उनसे कह रहे हैं नहीं रोज़ सुबह 6 बजे उठो, मगर वो उनसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. सो दैट डिस्कनेक्ट विल हैपन एंड पेशेंट सफ़र करेगा. तो कभी कभार द थेरेपिस्ट एंड द साइकियाट्रिस्ट विल टॉक and the psychiatrist will say कि no, we cannot stop this medicine. The side effect is कि उन्हें नींद ज़्यादा आ रही है, but that is not something that we can change. And the therapist will work around it and will help the patient to accept the fact कि हाँ ये दवाई का एक side effect है जिससे आप 2 घंटा ज़्यादा सो रहे हैं. And how not to be upset about it and understand and accept कि okay, there are some give and takes. So that's how therapy and psychiatry will work together. एंड पीपल विद बाइपोलर डिसऑर्डर, उनका ऑफ कोर्स आई मीन रिलेशनशिप्स काफ़ी इम्पैक्ट हो जाते होंगे. उनका जहाँ पे वो काम कर रहे हैं प्रोफेशनली काफ़ी इम्पैक्ट आता होगा इस चीज़ का. सो यूजुअली आपने क्या क्या देखा है, कैसे इम्पैक्ट हो रहा है उनके लाइफ के ये सब एस्पेक्ट्स, एंड आफ्टर द थेरेपी मेडिकेशन हाउ डज इट बिकम बेटर? There's this young girl, right? Parents are always worried because she has depression, and when she has depression for months she's not getting out of bed, she's barely managed to finish 12th standard, now she's in a professional college, again struggling with going to colleges. Then she gets better. But when she gets better, there are also phases where now she's partying quite a lot. She's going on Tinder date where she's having sex, sometimes unprotected sex with other people. That the parents don't know, right? So the parents think she only has depression. But when the patient came and spoke to me, and we of course naturally took a more detailed history, that are there also times when these things are happening. It's like, oh yeah, that also happens. When I'm not depressed, I'm so happy, I'm so glad that okay, I'm finally not depressed. And the parents are so relieved कि बच्चा बिस्तर से तो निकल रहा है बाहर, that they don't notice that ये कुछ ज़्यादा ही extra है. They're happy कि बाहर जा रही है दोस्तों के साथ. They don't know that there's also risk-taking behavior, where she's speeding in the gaadi, she's driving, she's drinking, but she's also driving. So ये सारी चीज़ें हैं. There's this one woman who was brought, and she lost crores of money because she thought she knows what she's doing. She started investing money in this, gave away money to charity in that.
So the next thing the family knew, the crores of money was gone. We have men who've given away their wealth to either in investments or to donations without really realizing. So these are very common things to happen even today, unfortunately. Now, when we're not talking about money and other behaviors, on a daily basis also, if I'm, let's say, I don't have a manic episode, but I have a maybe hypomanic episode, which is a little lesser than manic episode, and you and I in a relationship, and I'm like, I'm the boss, and you think I'm narcissistic, and then you leave me, right? And then I go into depression. Then I think I'm in depression because my partner's left me, right? So these things can happen very, very commonly on a day-to-day person with bipolar, especially if they don't know that this is bipolar. When people around them know this is bipolar, you will come and speak to the psychiatrist. She's behaving like this, she's saying this. Is this mania? Should I worry about it? Or is this is who this person is? So then you're not going to leave me, right? And then we can formulate a treatment plan and get better. So there are various cases that happen. A lot of the times, family will come and say, depression chalega, mania we can't handle, because then he's changing clothes 4 times in a day, he's disrobing, घर में बच्चे हैं और ये ऐसे एकदम skimpy swimming trunks में घूम रहे हैं और वो सबको hug and kiss कर रहे हैं, मुझे बहुत uncomfortable होता है, मेरे दामाद आए हुए थे और मुझे किस करने लग गए ये, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. तो they are that upset with a manic episode that they're okay when they're in a depressive episode. The same way that young girl, the parents were so upset with the depressive episode, they didn't even notice that she has a hypomanic episode. So those things can definitely happen. But a lot of the times when patients and families are working together, they will realize that neither of those episodes is very nice because they're pathological. They're not normal. The person is in distress. And because the person is in distress, the interpersonal relationships are also going to get impacted, and everybody else is also going to get distressed with it. So it's important for us to figure that out and how to find the right kind of treatment and the right kind of rhythm for them. And usually after their treatment, do we see very changed behavior and the way they are managing their disease? Treatment, especially medications, helps you become you. They don't change you. They'll take away the symptoms of depression, of psychosis, of mania, and then you're you. Sometimes when you're in a normal phase, then you kind of remember, okay, oh my God, what happened in that episode? And then you're sad and upset and traumatized, and you are grieving. Okay, oh my God, what happened to my life? What did I do? So, and when you're in a normal phase, that's when you do definitely need a lot of social support as well as psychotherapy support, because you might have to overcome what happened to you, and there's a lot of self-blame as well. So जब हम कहते हैं quote unquote normal, we are saying that okay, this is who you are, this is the kind of person you are. But of course, I was a different person 5 years ago. I'm a different person today because I've grown, life changes, I'm changing. So to say that I'm going to be the same is not true. And a psychiatric episode is something that really does change you because it takes a lot away from you. And and people don't really empathize with people after they have had an episode. And that's what we see that is very sad. That the person, you understand, has lost so much. That the person has lost life, the person has lost even memories sometimes. They don't even remember ke kya hua. And how are we not empathetic? Especially once they're okay, like they're normal and they're feeling better. So, and at the same time, sometimes we don't have empathy for the family members who are caring for them. Because patient को तो हम देख रहे हैं, but family member का hand holding कौन कर रहा है? So a lot of the times, we don't know what the other person is going through. So just be empathetic towards everybody. Don't assume that this person is doing something to you because the person is bad or you're the problem.
जानबूझ के कर रहे हैं भी, हाँ बहुत ज़्यादा होता है, करेक्ट. So if how do you know I don't have a spouse with bipolar at home? So today maybe I'm speaking to you in a more rude manner. Maybe because I'm just stressed with what's been happening at home, right? Or how do you know that I don't have bipolar? And right now I'm not going through a mixed episode, right? And also when I'm fine, when I'm better, what about my grief? What about, you know, I'm in mourning for myself, and I'm also self-blaming. So what I want everybody to realize is a psychiatric condition is not in your control, but you're in a position to help yourself. And everybody who's suffering, and everybody who's caring for the people who are suffering, and everybody who's in the world needs to know this. It's nobody's fault that somebody has a psychiatric illness, but thankfully we're in a position to help ourselves. So if we remember that, we are going to be more patient with ourselves and with people around us. एंड यू नो आपने एक चीज़ बोली कि जिसको साइकेट्रिक इलनेसेस हैं उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन पे भी काफ़ी इम्पैक्ट आता है. तो इस पर्टिकुलर केस में बाइपोलर में जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप फैमिली मेम्बर्स की भी थेरेपी करते हैं उस टाइम पे? ऑफ कोर्स, वेरी ऑफन. जब हम कह रहे थे कि ट्रीटमेंट करने से के बाद पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है साइको एजुकेशन का है, वो फैमिली मेम्बर्स के लिए पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है, ताकि वी आर इक्विपिंग देम विद इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट, बट ऑल्सो हाउ टू टेक केयर ऑफ दमसेल्व्स, हाउ नॉट टू ब्लेम दमसेल्व्स कि अच्छा यू नो मैंने झगड़ा किया उसके बाद इन्हें ये बीमारी हो गई, और यू नो हाउ नॉट टू ब्लेम योर सेल्फ, अरे मैं 2 दिन बाहर चली गई, उनकी दवाई मिस हो गई इसीलिए उनको एपिसोड हो गया. So all of those things are also that they're going to struggle with. And then there's caregiver's burden. क्योंकि even if the person is normal, they might be always on high alert. आज तो सिम्टम नहीं है, कल तो सिम्टम नहीं थे, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, दवाई ले रहे हैं कि नहीं, उससे भी उन्हें बर्नआउट हो सकता है. So those are all things that we do try and take care of. So जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं, हम पेशेंट से बात करते हैं, बट हम रिलेटिव से भी बात करते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, how are you doing, what's going on, you know, that way. So we do encourage them, and thankfully we do have support groups, we do have support systems, support groups for people who are caring for people with bipolar mood disorder. तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, because sometimes you know what I'm going through, only somebody else who's in my similar position, I can only identify with them and relate with them. So sometimes that makes a lot of difference. Yes, as a psychiatrist I'll see a number of patients on an everyday basis, but I may not be able to relate to the person who's taking care of somebody, as in they might not be able to relate to me. So it's important for them to speak to people having similar lived experiences, and that really does make a lot of difference. And they also get points from each other. अच्छा वो ऐसे बोलता है तो क्या बोलूँ? Because a psychiatrist is not probably going to have so much of time to answer all your questions, and invariably there are so many questions to ask the doctor that हम ये दूसरी सारी questions हमें लगता है कि अरे ये कैसे पूछे डॉक्टर को. But that's when other people who are in a similar a boat as you will be able to help you as well. So we do encourage people to talk about themselves, talk to other people who are in similar kind of situations, and that really does make a lot of difference, because at the end of the day every psychiatrist wants to do work less, है ना. अगर आपके घर से हमारे पास एक पेशेंट आ रहा है, हमें दूसरा नहीं चाहिए. तो आप अपना ख्याल रखो ताकि आपको बर्नआउट ना हो, डिप्रेशन ना हो, और हमें आपका भी इलाज ना करना पड़े. True. And you know, this is the last question. In terms of advancement that's happening in this field, तो bipolar disorder के लिए कुछ नया medicines या नई advancements हो रही हैं? So we are living in the golden era of psychiatry, because thankfully we have a lot of medications that are available to us that we know are safe to use. 25-30 years ago, unfortunately, we didn't have that, and that's one of the major reasons why psychiatry got such a bad rep. क्योंकि हमारे पास दवाइयाँ नहीं होती थी, और जो दवाइयाँ होती थी उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते थे. बट आज हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं कि अगर आपके सिस्टम को एक दवाई सूट नहीं हो रही है, जब हम कहते हैं सूट नहीं हो रही है तो हम क्या मतलब है उसका? 2 चीज़ें. एक तो मुझे दवाई अगर मैं ले रही हूँ तो मुझे उसका फ़ायदा होना चाहिए, सिम्टम्स कम हो जाने चाहिए, और मुझे उससे नुकसान नहीं होना चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कम से कम होने चाहिए. तो वो 2 चीज़ें अगर मुझे मिल रही हैं तो मेरा इलाज हो पाएगा, मैं इलाज खुद से करूँगी. थैंकफुली वी हैव अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस कि अगर एक दवाई नहीं सूट हुई तो हम दूसरी ट्राई करेंगे, हम तीसरी ट्राई करेंगे, हम कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे.
तो हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो बहुत हम इजीली यूज़ करते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के मैनेजमेंट के लिए। काफ़ी लोगों को हम ये बोलते हैं कि लिसन, क्योंकि हमें एक एपिसोड अवॉइड करना है, तुम्हें ये मेंटेनेंस डोज हमेशा लेते रहना चाहिए। कम कुछ केसेस में हम बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो, क्योंकि तुम्हारे जो एपिसोड्स हैं बहुत स्पेस्ड आउट हैं, हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारी दवाई बंद करके भी देख सकते हैं। ऑफ कोर्स दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड द डॉक्टर, क्योंकि अगर इन पेशेंट को लेना ही नहीं है दवाई तो हम फोर्स भी नहीं कर ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं बन जाता है उस चीज़ का। बट अगर हमें लगता है कि ये बहुत मैंडेटरी है तो डेफिनेटली हम बोलते हैं कि नहीं भैया, ये तो दवाई बंद नहीं होने की है, तुमने तो ये लेनी ही पड़ेगी, वरना तुम्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स द पेशेंट्स themselves have also suffered in so many episodes that they don't know. There's now they we have so many times they will come like, doc, I'm getting those symptoms, that's why I came to you early. So you know that way. And you'll be surprised, क्योंकि लोगों को दिमाग में इतना ज़्यादा वहम बैठा रहता है with a simple thing called ECT, electroconvulsive therapy. तो ये बहुत अच्छी मोडालिटी है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है। इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है कि ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं कि दवाई से भी काफ़ी इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। मगर कभी कभार हमें ECT का यूज़ करना पड़ता है और हम करते हैं। एंड ज़्यादातर आप साइकाइट्रिस्ट को आप पूछेंगे ना तो साइकाइट्रिस्ट बोलेगा देखो अगर मुझे बीमारी हो गई ना मुझे पहले ECT दे देना, क्योंकि हमें पता है कि वो कितना अच्छा सुंदर सस्ता टिकाऊ मेथड है और हम कितने जल्दी अच्छे हो जाते हैं ECT से। तो ECTs का भी जो यूज़ है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में अभी भी है और हम इनकरेज करते हैं कि वो अच्छी चीज़ है, उससे इलाज हो सकता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस दैट आर देयर अवेलेबल, और भी एक दो हमारी नई दवाइयाँ आई हैं इसी साल में। दे आर ऑल्सो शोइंग अ लॉट ऑफ प्रॉमिस कि दे विल हेल्प इन मैनेजिंग bipolar mood disorder. So even if you have a diagnosis, there's no reason for you to feel disheartened or disappointed. It is far easier to manage it now than it used to be in the past. And of course, with more and more days going by, we'll have more and more research and more progress in it. We now know more about medications कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, reproductive age group में ये use मत करो, you know, once you start this medicine, what to look for. So it is very easy to take care of yourself. It is sometimes easier to treat bipolar and manage your bipolar mood disorders than even other illnesses like diabetes. Because कभी कभार डायबिटीज़ भी तो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और उनको मैनेज करना आसान नहीं रहता है। But thankfully we do have ways of treating ourselves with bipolar nowadays, and we encourage everybody to not get upset and not feel resigned, but be optimistic and hopeful, because this hope and optimism is based in reality. We have a lot of medications and a lot of modalities that will help you. So do not give up on yourself and do not give up on your loved one. Thank you so much, Dr. Ruksheda. I mean, I have learnt a lot from our conversation. I'm sure, you know, our audience would have learnt a lot as well. Thank you so We much. hope so. Thank you so much for being on the show. My pleasure.